नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग 25 नवंबर की करंट अफेयर्स को करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग क्लास को जरूर देखा करिए और जो कुछ भी आपको टास्क दिया जाता है एज ए होमवर्क, एज ए टास्क, उसको प्लीज आप लोग कंप्लीट करने का प्रयास जरूर किया करिए। ये मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है। तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रपति की प्रमुख विधायी शक्तियां क्या होती, जिसमें से सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। आप सभी लोगों को इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए देखते हैं कि आज का पहला टॉपिक का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है और ये उत्तर आपको देना है अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो। प्रश्न क्या है? प्रश्न है COP 31 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ 31 जलवायु सम्मेलन 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सही है? ए ऑप्शन है आपके सामने, दरअसल यह सम्मेलन तुर्की के अंताल्या शहर में आयोजित होगा और ऑस्ट्रेलिया समझौते के अनुसार वार्ता नेतृत्व करेगा। ठीक है। दूसरा, COP 31 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होगा। सी ऑप्शन है, यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र द्वारा जर्मनी के वॉन में आयोजित किया जाएगा। या फिर डी ऑप्शन है, COP 30 का अध्यक्ष चीन COP 31 का अध्यक्ष देश रहेगा, अपने यानी कि अध्यक्षता चीन करेगा। आप बताइए कि COP 31 के संबंध में अगर आपको जानकारी है तो मुझे बताइए, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है? अभी हाल ही में दरअसल क्या हुआ है, COP 30 की बैठक अभी संपन्न हुई है और COP 30 में कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, खासकर पेरिस समिट को लेकर के। तो आप COP 30 के बारे में तो बताइए, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि COP 31 की जो बैठक 2026 में होने वाली है वो कब होगी? इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। मैंने कई बार कहा है COP, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी बोलते हैं अपने आप में। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को मैंने 2 बार 3 बार कई बार बताया है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है क्लाइमेट चेंज पर और एक होती है बायोडायवर्सिटी पर। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अभी ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की तो 31 जो बैठक होने वाली है, दरअसल यह सम्मेलन जो है तुर्की के अंताल्या शहर में आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और COP 30 जो भी हाल ही में आयोजित की गई है, कहां की गई है वो भी आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि अभी COP 30 कब आयोजित की गई तो मुझे कमेंट करके जरा इसका आंसर दीजिए, क्योंकि आगे इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर अभी आप जानते हो तो तुरंत इसका कमेंट में आप मुझे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार। इसका क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी दिया गया है। ठीक है, चलिए। यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द COP 31 क्लाइमेट समिट 2026। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज पर ये समिट थी अपने आप में, अभी ध्यान रखिएगा। चलिए, ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में आइए पढ़ लेते हैं। यानी कि ये जो अभी हाल ही में समिट हुई, इस पर क्या कुछ चीजें जरूरी नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 31 वर्ष 2026 में तुर्की में के प्रसिद्ध पर्यटन शहर अंताल्या में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यह निर्णय ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के बीच अपने आप में आपसी समझ और गहन वार्ता के बाद लिया गया है, जिसमें तुर्की को मेजबान और ऑस्ट्रेलिया को अध्यक्षता वार्ता नेतृत्व करने की जिम्मेदारी को सौंपा गया है। क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यानी कि इसका मोटो क्या है? वैश्विक जलवायु सहयोग, यानी कि जो ग्लोबली जो क्लाइमेट जो अपने आप पे जो सपोर्ट होता है उसको प्रोत्साहित करना, ग्लोबल साउथ और नॉर्थ के बीच की समाज को मजबूत करना, स्ट्रांग करना और पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्यों की ओर नीति निर्माताओं और उद्योगों को प्रेरित करना। पेरिस एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका कब हुआ था? 2015 में हुआ था, जिसमें ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक कंट्रोल करने की बात कही गई थी। याद है ना आपको? बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट था अपने आप में। और पेरिस समिट में एक चीज और बनाया गया था। ISA की स्थापना कब की गई थी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की स्थापना कब की गई थी? जरा बताइएगा मुझे। यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ISA की स्थापना बताइए कि कब की गई थी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी? और इसका जो मुख्यालय था, जो इसका हेडक्वार्टर है, वो कहां पर है? ये दोनों प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। भाई साहब दिया करिए, ऐसे बुत्त बने बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, है ना? अपने आंसर्स को देने का प्रयास कीजिए। कलम चलाना सीखिए बॉस। कलम नहीं चलाइएगा तो जीवन में चीजें हो नहीं पाएंगी आपके साथ में। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर लेखनी नहीं करेंगे, राइटिंग नहीं करेंगे तो सिलेक्शन बड़ा मुश्किल भरा काम है। और आप यही नहीं करते हैं। आप 3 काम नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं लगाते हैं आप। आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक नोट कर लो कि आपकी अनसक्सेस का सबसे बड़ा रीजन क्या है। पहला काम,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ना लगाना। दूसरा काम, आप अपनी कलम नहीं चलाते हैं, दैट मींस कि आप अपने नोट्स नहीं बनाते हैं, ना प्री के बनाते हैं और ना ही पीसीएस और आरओ के मेंस के बनाते हैं। दूसरी कमी। तीसरी कमी, इन नोट्स और पीवाईक्यूज के साथ साथ में आप लोग रिवीजन और टेस्ट सीरीज नहीं करते हैं। तीन सबसे बड़ी गलतियां। रिवीजन और अगर टेस्ट सीरीज को अलग अलग कर लेंगे तो चार कमी आपकी होती हैं। पीवाईक्यूज नंबर 1 कमी, दूसरा रिवीजन ना करना, तीसरा क्या हो गया, जो आप नोट्स आदि नहीं बनाते हैं, और चौथा आप टेस्ट सीरीज यानी कि मॉक नहीं लगाते हैं। ये चार काम आप बिल्कुल नहीं करते हैं। आप खाली मोटी मोटी किताबें झोवा भर के लेके आएंगे, ट्रक भर के अपने अलमारी में गांज लेंगे उसको और वही बार बार करते रहेंगे, बार बार खाली घटा पढ़ते रहेंगे बस। अरे भाई, इससे नहीं होता सिलेक्शन। करंट अफेयर्स आप साल में एक बार पढ़ेंगे, आंख कान वाली नाक वाली पेट वाली आएगी उसको पढ़ेंगे आप। अरे ऐसे नहीं होता भाई काम। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर पढ़ना है ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, अदरवाइज पढ़ाई करना छोड़ दीजिए। सीधी और सपाट बात। इसलिए मैं कहता हूं कि चीजों को अच्छे तरीके से करिए, जो भी करिए, राइट। करंट अफेयर्स डेली देखिए आप लोग प्लीज। चलिए, अब गुस्सा आ रही होगी आप लोग को, भाई साहब गुस्सा करिएगा क्या कीजिएगा, पढ़ाई करना है तो कीजिए। मैं तो ऐसे ही हूं भाई, ऐसे बोलूंगा मैं तो। चलिए, तुर्की ने अपनी ग्रीन नीति, अब क्या कीजिएगा, चाय पे चर्चा कीजिएगा तो तैयारी कैसे होगी भाई साहब, नहीं हो पाएगी। तुर्की ने अपनी ग्रीन नीति और नेट जीरो प्रतिबद्धता यानी कि 2035 तक 53 तक, ध्यान रखिएगा, नेट जीरो का लक्ष्य इंडिया ने कब तक का रखा है, जल्दी बताओ। भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तुरंत आंसर दीजिए, ना कमेंट करिए, तो अपने मन में बताइए कि कब तक रखा है। 2070 तक रखा है। किसने? भारत ने। कब तक? 2070 तक। जबकि तुर्की ने कब तक रखा है नेट जीरो का लक्ष्य? 2053 तक रखा है। यह भी याद रखिएगा। को और मजबूत करने के संकेत COP31 के माध्यम से दिए हैं, यानी कि तुर्की ने ये जो अपना स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए एक लक्ष्य रखा है, इसको कहा है कि भैया 31 में हम इसको और मजबूत करेंगे। यदि तुर्की और ऑस्ट्रेलिया में सहमति नहीं बनती तो यह आयोजन दरअसल कहां पर होता? संयुक्त राष्ट्र के प्रोटोकॉल के तहत जर्मनी के वान में किया जाता। लेकिन सहमति बन गई है तो कहां पर होगा? ये तुर्की में होगा। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी कि भारत की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी जिसको बिरसा 101 किस बीमारी के उपचार के लिए विकसित की गई है और इस थेरेपी की प्रमुख विशेषता क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशंस। जल्दी बताइए किसका आंसर क्या होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, डायबिटीज। यह मल्टीविटामिन आधारित है, यानी कि डायबिटीज बीमारी के लिए, और यह मल्टीविटामिन आधारित है। या फिर यह थैलेसीमिया बीमारी के लिए है और यह केवल बच्चों के लिए बनाई गई है। सी ऑप्शन, सिकल सेल रोग के लिए है ये, और यह कम लागत में वंचित और जनजातीय समुदायों तक सस्ती जीन थेरेपी उपलब्ध कराती है। या फिर डी ऑप्शन, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग टीबी के नाम से भी जानते हैं, यह वैक्सीन के रूप में दी जाती है। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? जल्दी से इसका अगर आप आंसर जानते हैं तो मुझे बताइए, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूं। और ये आपके लिए, अच्छा एक काम क्या करिए कि 2 कॉपी मैंने पहले भी आपसे कहा था कि लेके रखा करिएगा, एक मेंस के एग्जाम के लिए, एस्से के लिए, और एक आपके टास्क के लिए, जैसा कि मैं आपको होमवर्क देता रहता हूं। और एक बगल में पेज रखे रहा करिए जहां पर आप इन क्वेश्चंस का आंसर अपने आप से दिया करिए कि हां कितने क्वेश्चन को आपने सही किया, कितने को आपने गलत किया। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो क्या पाएंगे कि इसका आंसर जो होगा भाई साहब, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, यानी कि जो सिकल सेल डिजीज होती है, इस सिकल सेल डिजीज के ही उपचार के लिए दरअसल ये जो जीन थेरेपी है विरसा 101, इसको लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? विरसा 101। भाई साहब आप कहेंगे सर ये विरसा 101 क्यों रखा गया है? बिकॉज आप जानते होंगे जो जनजातीय नेता है बिरसा मुंडा, क्या? बिरसा मुंडा, ठीक है। तो बिरसा मुंडा की आप जानते होंगे 150वीं जयंती मनाई जा रही है, ठीक है, और उन्हीं के जो है रेफरेंस में इस नाम को रखा गया है। आप जानते होंगे जो सिकल सेल रोग है अपने आप में, क्या? सिकल सेल रोग, ये आनुवंशिक बीमारियों के रूप में भी जाता है, सिकल सेल रोग, ठीक है। इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो आपकी एचबी होती है, एचबी के स्ट्रक्चर में क्या होता है? एचबी के स्ट्रक्चर में क्या होता है? चेंजेस हो जाता है, इसका आकार लाइक दिस, कुछ इस प्रकार का हो जाता है अपने आप पे, ठीक है। और इसमें चीजें दिक्कत कर जाती हैं, जेनेटिक डिजीज होती है अपने आप पे। और खासकर ये जो सिकल सेल होता है, ये खासकर जो ट्राइब्स जो एरिया हमारे होते हैं, जो ट्राइब्स एरिया है, यानी कि जो जनजातीय एरिया हमारे हैं, क्या? जनजातीय एरिया, ठीक है। जनजातीय एरियो में ये क्या होता है? ज्यादा फैलता है। खासकर अब आप देखेंगे तो राजस्थान जैसे हो गया आपका, क्या? राजस्थान हो गया आपका जो है झारखंड हो गया आपका,
झारखंड हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, और सम पूर्वोत्तर राज्य। तो इनमें इन जनजातीय क्षेत्रों में खूब तेजी से फैलता है, खासकर भील, थारू आदि जनजातियों में इसको देखने को मिलता है। तो इसी के उन्मूलन के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और ये जीन थेरेपी दरअसल इस जो है जो आप ये जो बनाए हैं सिकल सेल, इसके लिए ये बिरसा 101 क्या करेगा, काम करेगा। और सबसे खास बात यह है कि सरकार ने 2030 तक 2030 तक जो है सरकार ने ये लक्ष्य रखा है, ये जो सिकल सेल आपका डिजीज है, क्या सिकल सेल, इसका हम उन्मूलन कर देंगे। और इसके लिए सरकार लगातार अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम और पॉलिसीज को चला रही है अलग अलग जनजातीय क्षेत्रों में। तो ये एक प्रकार के जनजातीय क्षेत्र में फैलने वाली बड़ी बीमारी है, काफी हद तक लोग इसमें एक्सपायर भी कर जाते हैं, ठीक है। एनीमिया हो जाता है, लक्षणों में इसमें थकान, सिर दर्द अपने आप में, कई बार मिर्गी आना जैसे भी लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। सही समय पर अगर इसका उपचार कर लिया जाए तो इससे इंसान बच सकता है अपने आप में, ठीक है। तो ये आप एक बार क्या करिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, जितने भी डिजीज होते हैं उनके सिम्टम्स, उनके कॉजेस के रीजन क्या होते हैं और उनका कौन सी वैक्सीन आदि लगाई जाती हैं, ये सब चीजें आप लोग एक बार याद रखिएगा, क्योंकि आप एग्जाम में डिजीज और विटामिन से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट। डिजीज हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां पर बार बार प्रश्न आपके एग्जाम पूछा जाता है, राइट। तो याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, सब ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, बाकी इंग्लिश में इसमें एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, बिरसा 101, ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी बिरसा 101 को सिकल सेल रोग के उपचार के लिए विकसित किया गया, ठीक है। यह अपने आप में एक जीन थेरेपी है, ठीक है। विशेषता देश की वंचित और आदिवासी आबादी को ध्यान में रख करके इसको तैयार किया गया है। दूसरा, यह थेरेपी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भी इसको बोलते हैं, CSIR नेट का एग्जाम भी कंडक्ट कराता है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, पता कि नहीं पता है। और CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं भाई साहब, PM होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं ना, शायद ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो CSIR के IGIB संस्थान द्वारा विकसित, ठीक है, इन FNK9 प्लेटफॉर्म पर आधारित है अपने आप पे। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए, बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि बिरसा 101 थेरेपी का नाम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। इस उन्नत जीन एडिटिंग तकनीक की लागत वैश्विक जीन थेरेपी, जिनकी कीमत 20 से 25 करोड़ है लगभग होती है, की तुलना में बहुत कम है, जिससे यह गरीब और दूर दराज के समुदायों में सुलभता से आसानी से पहुंच हो पाएगी इसकी। और कार्यक्रम के दौरान दरअसल CSIR और IGIB और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच तकनीकी हस्तांतरण समझौता भी हुआ है, ताकि इस नवाचार को, इस इनोवेशन को और बड़े स्तर पर उत्पादन और वितरण के योग्य, यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया सके, इस योग्य इसको बनाया जा सके, ताकि इसमें ना ज्यादा इसके प्रोडक्शन में कोई दिक्कत आए और ना इसके डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत आए, ठीक है। तो इसी के लिए एक साइन किया गया है, किसके मध्य में, CSIR, IGIB और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मध्य में एक जो है मेमोरेंडम पर साइन किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए ताकि कोई समस्या ना आने पाए। चलिए, आप जानते होंगे कि बिरसा 101 का शुभारंभ विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया। ध्यान रखिएगा, अब यह फैक्ट भी आपके इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल में बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई जा रही है, तो 150वीं। और मैंने कई बार कहा है कि जितने भी जनजातीय आपके आंदोलन हुए हैं उन पर खूब ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए सारे जनजातीय आंदोलनों को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका भी आप उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा प्लीज जरूर। और भगवान बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स आपके BO में आ सकता है, पीसीएस आदि में भी आ सकता है, ठीक है, और जो कि आता ही आता है। नेक्स्ट है, हाल ही में ICC वनडे रैंकिंग में किस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान प्राप्त कर नया विश्व नंबर 1 यानी कि विश्व का नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल कर लिया है? ए ऑप्शन है बाबर आजम, बी विराट कोहली, डी डैरिल मिशेल या फिर डी डेविड वार्नर। क्या होगा इसका एग्जैक्टली आंसर? प्लीज गिव मी योर आंसर राइट नाउ। बताइए क्या होगा, पढ़िए फिर बताइए, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन आंसर प्लीज मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को। इसमें कोई आप जो है इफ या बट ना कीजिएगा, ये मेरी आपसे क्या है, हम्बली रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। बताइए क्या होगा इसका आंसर।
क्या होगा भैया जी इसका आंसर, बताइए मुझे इसका आंसर क्या हो जाएगा। सी या डी में से एक हो सकता है, सी होगा, सी ही होगा। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। यानी कि आपकी ये जो डैरिल मिशेल हैं यही होंगे, ठीक है। इनका आंसर ये सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, एक्सप्लेनेशन। आईसीसी वनडे रैंकिंग, तो नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे रैंकिंग नवंबर 25 के अकॉर्डिंग न्यूजीलैंड के डैरिल मिशेल ने, अच्छा न्यूजीलैंड के रहने वाले, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ने शीर्ष स्थान प्राप्त कर नया विश्व नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड प्राप्त कर लिया है। डैरिल मिशेल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी और निरंतर प्रदर्शन के बल पर बाबर आजम और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया है अपने आप पे, ठीक है। 2024-25 के दौरान मिशेल ने प्रमुख द्विपक्षीय श्रृंखलाओं और आईसीसी प्रतियोगिताओं में सबसे अधिक रन बनाए, जिससे उनकी बल्लेबाजी औसत और स्ट्राइक रेट दोनों उच्च रहे। यह पहली बार है जब किसी न्यूजीलैंड बल्लेबाज ने वनडे रैंकिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया अपने आप पर, जिससे देश के क्रिकेटर इतिहास में इन्होंने एक नया अध्याय जोड़ दिया है न्यूजीलैंड के कंटेक्स्ट में, ठीक है। डैरिल मिशेल की इस प्रदर्शन से न्यूजीलैंड में खुशी की लहर है, बस, ठीक है। चलिए आइए, ऐसे काम करना चाहिए, नए नए काम करना चाहिए, नहीं कुछ नए काम करो, है ना। कहते हैं ना कि कुछ नाम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ठीक है। और चैटियाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आंख खराब हो जाएगी, लंग्स खराब हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, आपको कान में सुनने की दिक्कत होगी, हेडफोन लगाएंगे तो भी दिक्कत होगी। घंटा भर बैठ के जो रजाई में खुसर फुसर करते हैं आप लोग, इससे मामला चलेगा नहीं। रजाई में बैठ के जो बतियाते हैं ना, इससे नहीं चलेगा काम, ठीक है। बस इसलिए ध्यान रखिएगा, जो कर रहे हैं इससे कुछ नहीं हासिल होगा, ठीक है। लिमिटेड चीजें करिए, मैं नहीं कह रहा हूं कुछ मत करिए, लेकिन लिमिटेशंस में करिए। किसी का प्रयोग मत करिए, किसी का इस्तेमाल मत कीजिए, किसी का यूज मत करिए, है ना। रिश्ते में है किसी भी दोस्ती से लेकर किसी भी रिश्ते में है, उसको ईमानदारी से निभाइए तो रहिए, अदरवाइज मत रहिए। और लिमिटेड टॉक करिए, ये बहुत, क्योंकि बातचीत तो सब लोग करते होंगे, मैं जानता हूं, लेकिन लिमिटेशंस में रह करके, क्योंकि आपको अपने भविष्य को संवारना है। भविष्य नहीं संवरेगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। मैं बार बार इस बात को दोहराता रहता हूं आपसे, ठीक है। अब बार बार एक ही बात को कहूं फिर अच्छा नहीं लगता है आप लोगों से। चलिए बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 2-2 घंटे के अगर आपने 3 स्लॉट बना लिए ना बॉस, आपकी पढ़ाई बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। कुछ नहीं करना है आपको, 2-2 घंटे का आप शेड्यूल बनाइए। मैं कहता हूं आप रात्रिचर प्राणी, आप उल्लू प्राणी हैं, अपने आप जगते हैं रात में, तो क्या कीजिएगा बॉस, आप मॉर्निंग, ठीक है, क्या एक शेड्यूल बनाइए, किसका, मॉर्निंग का, एक बनाइए इवनिंग का, और एक बनाइए शेड्यूल नाइट का। मॉर्निंग में मान के चलो कि आप 8 बजे उठते हैं, हालांकि नहीं उठना चाहिए 8 बजे, लेकिन फिर भी मान के चलो कि आप 8 बजे उठते हैं, कोई बात नहीं। आप 8 बजे उठते हैं, कोई बात नहीं, खाइए पीजिए, नाश्ता पानी करिए, और फिर आप आराम से 10 से 12 का एक टाइम पढ़ लीजिए। आप इलाहाबाद, प्रयागराज जहां भी रहते हो, ठीक है, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, 10 से 12, फिर आराम से 12 बजे खाना पीना खाइए। सोने के आप बहुत आदी आदमी होंगे, कोई दिक्कत नहीं, सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से फिर उठिए और 4 से 6, ठीक है, फिर पढ़ लीजिए आराम से। और नाइट में आप आराम से 9 से 11, अगर आप जल्दी सोते हैं तो आप चाहें तो 8 से 10 पढ़ लीजिए, या आप 9 से 11 पढ़ लीजिए। तो कितना हो गया, 2 घंटा, 4 घंटा और 2 6 घंटा, 6 आवर की स्टडी आपकी हो गई। 6 घंटे अगर आपने ऐसे निकाले, अब आप बताइए, सोचिए कितना समय आपके पास है। सोचिए 10 से 12 मात्र पढ़ते हैं हम, अब बताइए 2 घंटे पढ़ने के बाद आपके पास 4 बजे का समय है। 12 से 1, 102, 3 से 2, 12 से 1, 102, 2 से 3, 3 से 4 घंटे का गैप यहां मिल गया आपको। फिर 6 के बाद 2 घंटे गैप यहां मिल गया आपको। 9 से पढ़ेंगे तो 3 घंटे गैप मिल गया आपको। बताइए, फिर 9 से 11 फिर सो जाइए आराम से। 11 बजे रात में से लेकर के 10 बजे सुबह तक का टाइम आपके पास है। अब इतना भी नहीं पढ़ पाइए तो क्या कीजिएगा, बताइए। कितना आसान सा शेड्यूल है अपने आप में, कितना आसान है। और 6 घंटे ज्यादा कोई पढ़ भी नहीं पाता है, बहुत अच्छे घंटे अपने आप में, ठीक है। हाँ, मेंस आपका लगा है तो आप पढ़िए 12-13 घंटे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे जनरली आप 6 घंटे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन, एनी एग्जामिनेशन, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। रूस में भारत ने हाल ही में कौन से 2 नए वाणिज्य दूतावास स्थापित किए हैं और इस पहल का उद्देश्य क्या है। नंबर 1 पॉइंट क्या हो जाएगा इसके आंसर में, कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ये दूतावास स्थापित किए गए हैं। उद्देश्य क्या है इसका, रक्षा सहयोग बढ़ाना, और ठीक है। दूसरा बी ऑप्शन, एक तो रेवनबर्ग और कजान में स्थापित किया गया दूतावास, फोकस क्या रहेगा, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। या फिर सी ऑप्शन, सोची और नोवोसिबिर्स्क
और उद्देश्य क्या होगा? सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ावा को बढ़ावा देना। या फिर डी ऑप्शन, व्लादिवोस्तोक और कजान में और पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं में सहयोग करना। इनमें से क्या होगा? यानी कि दूतावास कहां पर स्थापित किया गया है और उस दूतावास के स्थापित करने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, यह आपको दरअसल क्या करना है, बताना है। ठीक है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। देखते हैं क्या होगा, फिर से पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बताओ इसका क्या होगा एग्जैक्टली, मीनिंग क्या हो जाएगा, मतलब इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सोच समझ करके इसका आंसर देना, जल्दबाजी नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं ठीक ठाक अपने आप में। ठीक है, भरपूर टाइम आपको दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आई थिंक आपका जो है ये बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या क्या होगा? बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि ये जो दूतावास स्थापित किया जा रहा है, कहां पर किया जा रहा है? ये दूतावास दरअसल एके तोरनबर्ग और कजान में, और इसका उद्देश्य क्या होगा? द्विपक्षीय व्यापार यानी कि बायलैटरल ट्रेड और निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है ना, चलो, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, यही अपने आप पे इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए, रूस में भारत के 2 नए वाणिज्य दूतावास, यानी कि भारत ने रूस के 2 प्रमुख शहरों, ठीक है, ये आप नाम पढ़ लीजिएगा, में नए वाणिज्य दूतावास स्थापित किए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार यानी कि बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। विशेष रूप से रूस के उद्योग यानी कि इंडस्ट्रियल जो है टेक्नोलॉजी और नए मार्केट्स में भारतीय उद्यमों यानी कि जो इंडियन जो इंडस्ट्रीज हैं की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना, और एकतेरिनबर्ग और कजान जैसे आर्थिक रूप से यानी कि इकोनॉमिकल रूप से जो इंपॉर्टेंट सिटी हैं उसमें इसका होना भारत रूस इकोनॉमिकल सपोर्ट को क्या करेगा और मजबूत करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह कदम दोनों कंट्री के बीच रणनीतिक यानी कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तथा ट्रेड रिलेटेड को क्या करेगा? स्ट्रांग करेगा, मजबूत करेगा, और इस दिशा में प्रमुख माना जा रहा है। साथ ही यह प्रगति यानी कि यह जो अपने आप में चीजें हो रही है रूस की क्षेत्रीय यानी कि रीजनल इकोनॉमिकल पॉलिसीज के साथ में सामंजस्य यानी कि अपने आप में जो कोलैप्स होगा वो चीजें अच्छी होंगी अपने आप पे, और इस नए अवसर और साझेदारियां इससे क्या होंगी और उत्पन्न करेंगी अपने आप पे, इससे चीजें आगे बढ़ेंगी, ट्रेड में बढ़ेंगी, आगे इन्वेस्टमेंट में बढ़ेंगी, और एक मजबूत जो है पार्टनरशिप इसमें और होगी। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? विश्व सीओपीडी दिवस, क्या विश्व सीओपीडी दिवस कब मनाया जाता है और इसका 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1 ऑप्शन, हर साल नवंबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, और मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? धूम्रपान पर रोक लगाने के लिए जागरूकता बढ़ाना। बी ऑप्शन है, हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है और शॉर्ट ऑफ ब्रीथिंग सीओपीडी के तहत रोग की जल्दी पहचान और बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देना है। या सी ऑप्शन है, दिसंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता है यह दिवस और अस्पतालों में उपचार की गुणवत्ता को सुधारना है। या फिर यह जनवरी के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है और सांस की, फेफड़े की बीमारियों की यानी कि लंग्स रिलेटेड जो रिसर्च होते हैं उसको बढ़ावा देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीओपीडी जो डे होता है, वर्ल्ड सीओपीडी डे क्या होता है बताइए? When is the World COPD Day observed and what is the main theme for 2025? क्या होगा बॉस बताइए? इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आई डोंट नो, बट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इसके आंसर मुझे बताएंगे बॉस, क्या होगा इसका उत्तर बताइए। दरअसल ये अभी हाल ही में जो ये वर्ल्ड सीओपीडी दिवस मनाया गया है, ये मनाया गया है 19 नवंबर को। कब? 19 नवंबर को। और 19 नवंबर को क्या था? ये नवंबर का तीसरा वेडनेसडे था। ठीक है, ठीक है, तो ये 19 नवंबर को मनाया गया है, और ये अपने आप में क्या है? एक रिस्पिरेटरी डिजीज है, अपने आप में सांस संबंधी बीमारी है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका एग्जैक्टली आंसर। ठीक, चलिए ये देखिए, विश्व सीओपीडी दिवस हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है, और इस बार तीसरा बुधवार नवंबर में कब पड़ा था? 25 में। 2025 में तीसरा बुधवार पड़ा था आपका जो है 19 नवंबर को। ठीक है, यह दिवस ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज, ठीक, और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के जो है सहयोग से इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इसका जो थीम रहा है 2025 का, जो कि अक्सर आपकी एग्जाम पूछाता है,
ठीक है, अलग अलग जो भी समिट आदि होती हैं उन पर थीम पर प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो थीम क्या है? शॉर्ट ऑफ ब्रीथ थिंक सीओपीडी है, जो इस बात पर जोर देता है कि लंबे समय तक सांस फूलना सीओपीडी का पहला और महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है, जिसे समय रहते पहचान कर उपचार अगर इसका कर दिया जाए तो ये सही हो जाएगा। और दरअसल ये दिवस ये जो होता है सीओपीडी के प्रति जागरूकता यानी कि अवेयरनेस बढ़ाने, इसके कारण यानी कि इसका क्या रीजन होता है, इसके सिम्टम्स और इसके इलाज के लिए जो है इसके अलग तरीकों को समझाने के तथा रोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है अपने यहाँ पे। ठीक है, तो ये और लगातार 2002 से ये मनाया जा रहा है अपने यहाँ पे, 2002 से मनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रीजन cited for India's significant rank drop in the climate change performance index CCPI 2026 के नाम से जो आया है? यानी कि आप बताइए मुझे कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत के रैंकिंग में भारी जो गिरावट आई हुई है, इस गिरावट का क्या मुख्य कारण रहा है? इंपॉर्टेंट है बॉस आपके एग्जाम में, इसलिए यानी कि अभी हाल ही में कॉप 30 जो आपकी हुई है, इसी कॉप 30 में दरअसल इसको किया गया है, बताया गया इसके रैंकिंग को। ठीक है, बताइए क्या होगा? पहला रीजन क्या है? ऊर्जा उत्पादन में प्राथमिकता जीवाश्म ईंधन को देना, या पर्यावरणीय नीतियों और उत्सर्जन नियंत्रण में अपेक्षित सुधारों की कमी, या फिर जल संरक्षण के उपायों का अभाव, या फिर अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में हिस्सा न लेना। क्या इसका रीजन रहा है कि अभी क्लाइमेट चेंज एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक क्या हुई है? डाउन हो गई है। क्या इसका रीजन है बॉस, बताइए। अब ये सब आप रट्टू तू तक जो पढ़ते हैं ना, रैंक इसकी कितनी रैंक है, उसमें नहीं मिलेगा आंसर, या ऐसे मिलेगा जैसे मैंने कराया है, और फिर कहेंगे सर पेपर तो सर बहुत उटपटांग टाइप का आ गया, सर पेपर तो सर फला आ गया, ढिमका आ गया। आप अपने पढ़ने के तरीके को नहीं चेंज करते हैं, आप उसी ढाक के पात बने हुए हैं। ठीक है, तो जिंदगी गुलगोबर हो जाएगी, क्या कीजिएगा? क्या होगा इसका आंसर बताओ? बी होगा कि ए होगा, बताओ। इसी में से एक होगा, अब बताओ जरा, या सी या डी में से होगा? मेरे अकॉर्डिंग तो ए या बी में से कोई एक होगा। अब बताओ क्या होगा, किसके चांस ज्यादा आपको लग रहे हैं कि ए के कि बी के? बताओ। आई थिंक होना चाहिए आपको कौन सा, बी या ए? देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी कि जो ऊर्जा उत्पादन में प्राथमिकता जीवाश्म ईंधन को देना, इसलिए। ठीक है, चलिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के कोयला उपयोग को समाप्त करने की कोई समय सीमा न होने के कारण भारत 13 स्थान पर चलकर 23वें स्थान पर आ गया है। जलवायु परिवर्तन कितना स्थान पर आ गया? 23rd स्थान पर। अब ये फैक्ट आपसे अलग पूछ लेगा कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में इंडिया की रैंक क्या है? आप बताइएगा, 23वां आ गई है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी इसको सीसीपीआई के नाम से भी जानते हैं, तो सीसीपीआई 2026 की रिपोर्ट, जिसे जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है। कई बार इंपॉर्टेंट जो भी इंडेक्स होते हैं उनको कौन जारी करता है, यही पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें भारत की रैंकिंग पिछली बार 10वें से 23वें स्थान पर आई है। भारी गिरावट का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, विशेष रूप से कोयले पर देश की निरंतर और बढ़ती निर्भरता को बताया गया है अपने आप पे। ठीक है, सीसीपीआई रिपोर्ट के अनुसार विशिष्ट कारण क्या है? नंबर 1, कोयले के चरणबद्ध समापन की समय सीमा का अभाव है भी अपने आप में। ठीक है, दूसरा, नए कोयला ब्लॉकों की नीलामी, देश में नए कोयला ब्लॉकों की नीलामी जारी है और कोयला आधारित बिजली उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तो ये रीजन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वैसे कोई खास पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। जीवाश्म ईंधन सब्सिडी, ये 3 इसके प्रमुख कारण रहे हैं। ठीक है, चलिए। ये कारक भारत के नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में मजबूत प्रगति के बावजूद इसकी समग्र जलवायु नीति और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्रसंग को नकारात्मक रूप से क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई इंपैक्ट, क्या एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आधिकारिक विषय क्या था? ए ऑप्शन, एआई फॉर ग्रोथ, बी भविष्य की अर्थव्यवस्था, और सी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, या एआई फॉर इनोवेशन। क्या इसकी थीम है एआई इंपैक्ट 2026 की, जो कि होने वाला है? ये भैया एआई इंपैक्ट समिट कब होगा? 2026 में होगा। कहां पर होगा? इंडिया में होगा।
इसीलिए चर्चाओं में है ये, ठीक है, याद देखिएगा। और नई दिल्ली में, इंडिया में कहां पर, नई दिल्ली में होगा, ठीक है, यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में होगा ये, इंडिया में, नई दिल्ली में। अब बताओ क्या इसकी थीम है 26 में एआई इंपैक्ट समिट 2026 की? पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? अब न्यूज पढ़ा करिए आप लोग। इसकी थीम क्या हो जाएगी आपकी? थीम हो जाएगी आपकी सी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, भारत 2026 में एआई इंपैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स वगैरह देखिए तो भारत की जो पीएम है उन्होंने घोषणा की है कि भारत फरवरी 2026 में, कब? फरवरी 2026 में एआई इंपैक्ट समिट की मेजबानी करेगा और जिसका थीम क्या होगा? विषय मतलब थीम क्या होगा? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होगा, यानी सभी के हित और सभी के सुख के लिए अपने आप में, ठीक है। और G20 कंट्रीज को भी जो न्योता पीएम मोदी ने दिया है और ये 19 to 20 Feb 2026 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। क्या आयोजित किया जाएगा? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट 2026 में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, पीएम मोदी ने रविवार को, ये आज हटा दीजिए, रविवार को मतलब कि अभी जो बीत गया है, ठीक है, रविवार को कौन सा दिन था? 23 था, यानी कि 23 नवंबर को, ठीक है, यहां 23 नवंबर का लीजिए आराम से, 23 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन में के तीसरे सत्र को संबोधित भी किया है इन्होंने। आप जानते हो कि समिट में भाग लेने के गए थे पीएम मोदी। और अगर बात हम एआई इंपैक्ट समिट 2026 की अगर बात करते हैं तो यह सम्मेलन दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर गाइडेंस में इसको इंडिया एआई मिशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और यह फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इसको क्या करिए, इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण आयोजन आदि होते हैं, समिट होती हैं, तो वो किसके द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, ऐसा फैक्ट भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। आयोजन की तिथि यानी कब होगा? ये 19 से 20 फरवरी 2026 के मध्य में होगा, नई दिल्ली में होगा, भारत मंडपम में होगा, ठीक है। फोकस क्या होगा? इंपैक्ट यानी प्रभाव आधारित एआई, विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक यानी कि सोशियो इकोनॉमिकल और डेवलपमेंट के फील्ड में, ठीक है। तो ये इसका फोकस पॉइंट होगा। उद्देश्य क्या होगा इसका, मोटो और इसका थीम क्या होगा? इस समय के माध्यम से निम्नलिखित लक्ष्यों की पूर्ति की जाएगी, यानी कि एआई संसाधनों को अधिक व्यापक और समावेशी बनाया जाएगा, विकासशील देशों की यानी ग्लोबल साउथ में एआई के उपयोग को बढ़ावा देना होगा, डिजिटल विभाजन को कम करना और विश्वसनीय मानव केंद्रित एआई पर बल, सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणालियां होंगी, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और जो है एनर्जी और क्लाइमेट जैसे क्षेत्रों में एआई के ठोस अनुप्रयोगों को विस्तार करना, यानी कि इन क्षेत्रों में किस प्रकार से हम एआई का डेवलपमेंट कर सकते हैं, एआई को डेवलप कर सकते हैं, इन चीजों पर आपको फोकस करना है इस समिट के माध्यम से, ठीक है। आप बताइए, नेक्स्ट है, अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि COP30 किस देश में आयोजित किया गया? भारत, फ्रांस, ब्राजील या फिर जर्मनी? क्या होगा इसका एग्जैक्टली आंसर? जल्दी से मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। COP30 किस देश में आयोजित किया गया? अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, बहुत आसान सा उत्तर है, बताइए, आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे फट से, क्या होगा इसका उत्तर तुरंत। COP30 का आयोजन कब किया गया बॉस, बताइए मुझे तुरंत, इसका भी आंसर बताइए आप लोग मुझे तुरंत, क्या होगा। COP30 का आयोजन दरअसल अभी हाल ही में ब्राजील में किया गया, अमेज़न क्षेत्र में, है ना, पहली बार हुआ ऐसा, ध्यान रखिएगा, अभी समिट अपने आप जरूरी है। तो पीएम मोदी ने 22 नवंबर को यानी कि आईबीएसए लीडर्स की मीटिंग और ये COP30 दोनों चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट रही हैं। आईबीएसए लीडर्स मीटिंग में भी पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। तो पीएम मोदी ने 22 नवंबर को G20 समिट के दौरान जोहान्सबर्ग में रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा से मुलाकात की। कई सारे मुद्दों पर डिस्कस भी इस पर किया गया है, ठीक है। ब्रिक्स की अध्यक्षता भी करेगा भारत 2026 में, इस पर भी बातचीत की गई है। आप जानते होंगे, यह भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या, कि ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा 2026 में। तो इसको लेकर भी बातचीत इनसे की गई है। 22 नवंबर को पीएम मोदी ने साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए IBSA लीडर्स मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, यह भी इंपॉर्टेंट है। और मीटिंग को साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामाफोसा ने होस्ट किया। अब यह फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा भी इसमें शामिल हुए थे, सम्मिलित हुए थे, ठीक है ना। चलिए, बाकी मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो है 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा कौन? भारत।
और अभी हाल ही में ब्रिक्स में कौन कौन से नए देश शामिल हुए हैं यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कॉप 30 की अगर बात करते हैं तो कॉप 30 को 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच में ब्राजील के अमेजन क्षेत्र के वेलम में इसको क्या किया गया, आयोजित किया गया। और यह फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, नोट कर लीजिए तुरंत। और 31 कहां पर होगा, तुर्की में होगा, ठीक है। यह पहली बार था जब इतनी बड़ी जलवायु वार्ता विश्व के सबसे बड़े वर्षा वन क्षेत्र यानी कि अमेजन बेसिन में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देशों को आगामी दशक यानी कि 25 से 35 के लिए आर्थिक महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को प्रेरित करना था। और जो क्लाइमेट चेंज आपका होने वाला है, हो रहा है जो, उसको लेकर के भी बातचीत हुई और पेरिस समिट को लेकर के भी इस पर बातचीत की गई है। आयोजन और इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है, आयोजन क्या है, आइए देखते हैं। तो कॉप 30 दरअसल यूएनएफसीसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का 30वां वार्षिक जलवायु सम्मेलन है। और इसका लक्ष्य क्या है, वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल टेंपरेचर ग्रोथ को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखने के लिए देशों की योजनाओं और प्रगति का मूल्यांकन करना है। और यह लक्ष्य रखा गया था आपके कहां पर, पेरिस समिट में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी है इसके बारे में, ठीक है। सम्मेलन से पहले देशों को अपनी नई एवं उन्नत एनडीसीज यानी कि नेशनैलिटी डिटर्मिनेटेड, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन पेश करना था अपने आप पे कि भैया आपने क्या कुछ योगदान दिया है इस क्षेत्र में। प्रमुख फोकस क्षेत्र क्या थे, पहला क्षेत्र था आपका जलवायु वित्त का, क्लाइमेट फाइनेंस का, यानी कि विकासशील देशों के लिए अधिक वित्तीय सहायता विशेषकर अनुकूलन और आपदा पुनर्निर्माण हेतु अपने आप में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है, जो भी हमारे विकसित राष्ट्र होते हैं, विकसित, ठीक है, ये विकसित राष्ट्र जो है क्या करेंगे, जो भी हमारे विकासशील देश होते हैं उन विकासशील देशों को क्या करते हैं, फंड देते हैं कि भैया आप जो है क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से उबरिए और इस पर काम कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन का भविष्य, यानी कि वैश्विक स्तर पर फॉसिल फ्यूल के फेज डाउन और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेज़न और वैश्विक पारिस्थितिकीय यानी कि जो है इकोसिस्टम का जो सेंसिटिव जोन होता है, ठीक है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव क्षेत्र की सुरक्षा, वनों की कटाई, जैव विविधता का संरक्षण यानी कि बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन और स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा मुख्य विमर्श इसमें क्या रहे, शामिल रहे हैं इस पूरे समिट में, ठीक है। मुख्य परिणाम क्या रहे हैं, तो जलवायु वित्त के लिए नए ढांचे पर सहमति बनी, यानी कि विशेषकर विकासशील देशों के समर्थन के लिए, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स के स्पष्ट फेज आउट टाइमलाइन पर सहमति नहीं बन पाई है, जिससे कई देश और पर्यावरण समूह असंतोष रहे हैं अपने आप में, ठीक है। तो इस पर कई सारी बातें पर रखा गई, चर्चा की गई। अनुकूलन फंड यानी कि एडेप्टेशन फंड और लॉस एंड डैमेज फंड के विस्तार पर भी जोर दिया गया है, ठीक है। भारत की भूमिका की अगर हम बात करते हैं तो भारत ने समानता, इक्विटी और साझा लेकिन भेदपूर्ण दायित्व सिद्धांत को दोहराया, ऊर्जा सुरक्षा, विकास जरूरतों और न्यायसंगत संगठन की मांग की है। भारत ने बताया कि विकासशील देशों के लिए बिना पर्याप्त वित्त और तकनीकी समर्थन के फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन संभव नहीं है अपने आप पे, इस पर जोर दिया गया है। और आजकल डेवलप कंट्रीज अपने आप पे दादागिरी करती हैं अपने आप पे, वो भी दिक्कत वाली बात है अपने आप पे, है ना। तो ये दिक्कत वाली बात है। डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को कई बार जो है पुश करती हैं कि आप ये मत करिए, ये मत करिए, कार्बन एक्सट्रैक्शन मत करिए, आपने तो डेवलपमेंट कर लिया, आप तो आगे बढ़ गए, हम कुछ कर रहे हैं तो आप उस पर कार्बन एक्सट्रैक्शन का अपने आप में जो है थप्पा लगा रहे हैं। तो ये कीजिए, कई सारी चीजें ऐसी हैं। और नई टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता होती है, इसीलिए क्लाइमेट फाइनेंस की व्यवस्था की गई है अपने आप पे, लेकिन फंड इतना मिल नहीं पाता है, इसलिए इन सारे चीजों पर फोकस किया गया कि भैया क्लाइमेट जो है हमें एक फंड होता है वो हमारे मिले अच्छे तरीके से, तभी जाकर के चीजें हम कर पाएंगे। और टेक्नोलॉजी जो क्लाइमेट चेंज को, जो कार्बन एक्सचेंज को रोकने के लिए जिम्मेदार है, उसको भी हमारे पास होना चाहिए अपने आप पे, ठीक है। चलिए निष्कर्ष अपने आप में देखिएगा तो कॉप 30 जलवायु न्याय यानी क्लाइमेट जस्टिस, अनुकूलन और वित्तीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ है। यद्यपि सम्मेलन ने रिन्यूएबल एनर्जी और वित्त व्यवस्था यानी कि फाइनेंस सिस्टम पर प्रगति की, लेकिन जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स के भविष्य पर ठोस वैश्विक प्रतिबद्धता यानी कि अकाउंटेबिलिटी की कमी ने इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर दिया है। आगामी कॉप 31 से ग्लोबल समुदाय यानी कि वैश्विक समुदाय को और मजबूत जलवायु कार्यवाही की अपेक्षा है। देखते हैं क्या होगा कॉप 31 में, ठीक है। चलिए अब आपके सामने एक प्रश्न है, ये आज का हमारा जो है करंट अफेयर्स वाइंड अप हो गया। और अब आपके लिए प्रश्न एक छोटा सा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ था, 1972, 1986, 2002 या फिर 2015 में। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज जरूर दीजिएगा, कल इसका आंसर देखेंगे। और
आज आपके लिए मेंस के लिए एक प्रश्न है कि COP30 के उद्देश्यों और उसकी प्रमुख उपलब्धियों का समालोचनात्मक यानी कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको। क्या करना है? क्रिटिकली इसका एग्जामिन करना है आपको। ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लिखेंगे कितने वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट होंगे तो आप इसको 250 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो और कल हमने जो प्रश्न आपको दिया था सैटरडे को, वो मतलब मंडे को, वो उसका आंसर नहीं मिल पाया है, मतलब मैं भूल गया था, मैं माफ कीजिएगा। तो उसको हम अगली बार हम कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए और अपने टाइम को प्लीज कंजर्व कीजिए। टाइम आपके पास इतना है नहीं, बहुत जल्दी आपके कई सारे एग्जाम लगने वाले हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से करते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। D-Code एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।